सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट ग्रेड के पेपर सेकंड में आने वाले हैं। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो बड़ा खास और प्रभावशाली होने वाला है, इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दे और जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं वो एक बार सेशन को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि हमारे द्वारा इस तरह की जो वीडियो या सेशन आपके लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं उनका बेनिफिट है वो आपको मिल सके। तो आज के सेशन में बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर जो आपके एग्जाम में कारगर साबित होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तो फटाफट आज का सेशन है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं और आपका काम भी इतना ही है कि वो सेशन को शेयर कर दें, क्योंकि सीधी बात नो बकवास की थीम पर अपन काम करते हैं। और आपका जो टारगेट है क्या है, आपका जो टारगेट है, टारगेट RES 340 पोस्ट जो आपने देख रखी है उस पर आपने नजर गड़ाए हुए हैं और उसके लिए ही आपको काम में करना है। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है और उसका जवाब आपको देना है। फटाफट उसका जवाब देना। बताओ देखें कि चिट्ठे में अंशों पर बकाया मांग राशि दिखाई जाती है। बकाया मांग राशि यानी जो कॉल्स इन एरर है, जो कॉल्स इन एरर है यानी बकाया जो आपकी मांग राशि है वो कहाँ दिखाई जाती है ना। संपत्ति पक्ष में डेटर में के रूप में, दायित्व पक्ष में क्रेडिटर के रूप में, याचित अंश पूंजी में से घटाकर मांगी गई पूंजी में से जोड़कर। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई कंपनी की अलग अलग पूंजी होती है। एक तो होती है आपकी अधिकृत पूंजी, है ना, एक होती है आपकी निर्गमित पूंजी, निर्गमित पूंजी, एक होती है आपकी जिसको अपन क्या कहते हैं, अभिदत्त कह दो या याचित कह दो, अभिदत्त पूंजी या याचित अभिदत्त, या आपकी जो चूकता पूंजी है वो कह सकते हैं अभिदत्त पूंजी। और चौथी होती है आपकी याचित पूंजी, है ना। इस तरीके से ये पूंजी आपके सामने। अब इसमें से आपको आंसर बताना है ना। एक होती है आपकी मांगी गई पूंजी, है ना, तो ये सारी की सारी पूंजी अलग अलग होती है। अधिकृत पूंजी है वो धारा 2(8) में है, निर्गमित है वो आपकी 285 में, 250 में है, ये आपकी 286 में, है ना। तो इनके जो धारा का रूप है वो भी आप ध्यान में रख सकते हो, है ना। तो अधिकृत पूंजी क्या होती है, जो पार्षद सीमा नियमों में जिनका उल्लेख होता है वो आपकी अधिकृत पूंजी होती है। निर्गमित पूंजी, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में निर्गमित किया जाता है वो आपकी निर्गमित पूंजी होती है। अभिदत्त पूंजी, निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा ले लिया जाता है वो आपकी निर्गमित होती है। याचित या आपकी चुकता पूंजी, तो अभिदत्त पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा चुका दिया जाता है, या इसको लास्ट में अपन 5 नंबर ये भी कह सकते हैं कि चुकता पूंजी, है ना, चुकता पूंजी। तो ये दोनों अपन एक भी मान सकते हैं, ये अभिदत्त पूंजी और याचित पूंजी। और फिर लास्ट होती है चुकता पूंजी जो आपने चुका दी है ना। तो ये पूछ रहा जो कॉल्स इन एरर है उसको कहाँ दिखाएंगे, तो चिट्ठे के जो इक्विटी एंड लायबिलिटी जो शीर्षक है उसमें आपको क्या करना है, जो आपकी याचित अंश पूंजी है उसमें से लेस कर दिखाते हैं, है ना। तो सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नई जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसके अनुसार तो जो आपकी बैलेंस शीट बनती है उसमें आपको ये क्या करना है, अलग से वर्किंग नोट करके आपको उसमें से लेस करना है। और फिर लेस की जो राशि आएगी वो डायरेक्ट आपकी जो याचित पूंजी कैपिटल होगी उसमें से डायरेक्ट दिखाया जाता है, उसको लेस करके वापस शो करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर बात करें साधारण बैलेंस शीट की तो उसमें आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में जो आपकी याचित पूंजी है उसमें से घटाकर उसको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी याचित अंश पूंजी में से घटाकर। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ देखें इसका एक आंसर। प्रश्न तो थोड़ा सा अलग है पर कोई नहीं, फिर भी कि एक व्यापारी
2000 रुपए के चेक लिखे जिनमें से 750 रुपए का चेक ही मिलान तिथि तक भुगतान हेतु प्रस्तुत किए गए। आपको रोकड़ बही का डेबिट बैलेंस दे रखा है ना, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ये दे रखा है ना। समाधान विवरण बनाते समय राशि जो कितनी राशि है वो जोड़ी जाएगी, है ना। जैसे मान लो 31 मार्च को आपकी जो रोकड़ बही है उसका बैलेंस दे रखा है और वो भी डेबिट बैलेंस, है ना। तो वहां पर अपने को ध्यान रखना है कि कितने, इसमें क्या होता है कि जब डेबिट बैलेंस दिया होता है तो हमें वो जो ऐड करना है कि जैसे चेक आपने क्या किया है कि 2000 का चेक है उसमें से 750 का ही मिलान हुआ है, तो इसमें चेक इश्यूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड, है ना। चेक इश्यू कितना क्या किया 2000 का, 750 का ही आपने प्रेजेंट किया, तो 1250 है वो क्या हो जाएंगे आपके ऐड हो जाएंगे किसमें, डेबिट बैलेंस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1250 रुपए, सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, आगे ना बात समझ गई, ठीक है। अब इसका जवाब तो देखें, बताओ फटाफट। क्या पूछा कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताओ क्या है इसका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, विच इज द नॉट राइट आंसर। बताओ, वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को आगम कहते हैं। क्या है, वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। कहते हैं क्या, स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन है वो पूंजी कहलाता है। कहलाता है क्या, एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को अभिलेखन कहते हैं। कहते हैं क्या, संपत्ति बराबर बाहरी दायित्व प्लस पूंजी, यानी असेट्स बराबर, है ना, आपकी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये कहते हैं क्या, ये आपको बताना है। तो देखो, वस्तु और सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को आगम कहते हैं कि भाई कोई भी बैंक है वो आपको सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है, कोई भी व्यापारी है जो आपको माल उपलब्ध करवा रहा है, आपको सामान दे रहा है, आपकी सेवाएं कर रहा है, तो उसके बदले में, है ना, आप उसको जो राशि देते हो उनके लिए वो क्या, वो आगम है, वो रेवेन्यू। ठीक है, तो ये सही है ना। स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया जो धन है वो पूंजी कहलाता है। इसलिए आपको पता है कि जो पृथक अस्तित्व की अवधारणा, है वो क्या कहती है कि व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग है। इसलिए व्यापार का स्वामी जो व्यापार में धन लेके आता है उसे पूंजी कहते हैं। एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को क्या कहते हैं, अभिलेखन नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, खतौनी कहते हैं। क्या कहते हैं, खतौनी कहते हैं, अभिलेखन नहीं कहते, है ना। तो ये इसका गलत हो जाएगा। और लास्ट में संपत्ति बराबर बाहरी दायित्व प्लस पूंजी, तो इसको ए बराबर एल प्लस सी कह दो, या एल बराबर ए माइनस सी कह दो, या सी बराबर ए माइनस एल कह दो, है ना। ये इसका समीकरण है। तो ये कैसे भी कह सकते हैं। तो यहां पर कह रखा संपत्ति बराबर बाहरी दायित्व प्लस पूंजी,
है ना। तो ये इसमें कह रखा, तो ये सही है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है ना। इनको क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं, खतौनी कहते हैं। एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को लिखना है, वो खतौनी है, पोस्टिंग नहीं है। अभिलेखन रिकॉर्डिंग है ना, अभिलेखन है वो रिकॉर्डिंग है, और वो किस में होता है, वो होता है आपका जर्नल में, है ना। लिखने की जो पहला काम है वो आपका अभिलेखन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्या पूछा इसमें कि भाई कौन सा सही नहीं है, तो सी है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि अभिलेखन है नहीं होता है, वो खतौनी होती है, ठीक है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर। ऐसा क्वेश्चन है वो जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कि कंपनी के संचालकों ने 1000 अंशों का हरण किया जो कि 10 रुपए के थे, जिनमें से 7.5 रुपए का भुगतान कर दिया गया, है ना। 2.5 रुपए क्या है, 2.5 रुपए का भुगतान है वो नहीं किया गया, क्या नहीं किया गया, 2.5 रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। इनमें से 700 अंशों का पुनर्निर्गमन 7 रुपए प्रति अंश की दर से किया गया है। पूंजी संचय यानी आपका जो कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व में कितनी राशि है वो ट्रांसफर करनी है। तो पहले तो होगी आपकी हरण की प्रविष्टि, हरण की प्रविष्टि बताओ, 2500 रुपए आएंगे, 3150, 3500 या 5400, बताओ। देखिए इसका सही आंसर है वो क्या होने वाला है, बताओ देखिए फटाफट, कि संचालकों ने 1000 अंशों का हरण किया है ना। तो अब इसमें सबसे पहले हरण की प्रविष्टि, है ना। तो हरण की प्रविष्टि क्या होती है आपकी, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर कॉल्स, क्योंकि बकाया कौन से शेयर कॉल्स अकाउंट, और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, है ना। अब देखो 1000 अंश 10 रुपए के हिसाब से, तो जब्त अंशों पर मांगी गई राशि 1000 को 10 से गुणा करेंगे तो 10,000, फिर जब्त अंशों पर बकाया राशि, तो 1000 अंशों पर 2.5 रुपए के हिसाब से, तो 2,500 ये बकाया। जब्त अंशों पर प्राप्त राशि, तो 1000 पर 7.5 रुपए के हिसाब से प्राप्त है, तो 7,500, है ना। ये हो गई आपकी किसकी प्रविष्टि, हरण की प्रविष्टि। अब आएगी आपकी री इश्यू की, री इश्यू की प्रविष्टि। मैं तो आपको ये तरीका बता रहा हूं कि एक ही क्वेश्चन में 3 चीज कैसे निकलती है। अगर आप इसका डायरेक्ट भी निकालना चाहो तो आप अपने दिमाग में ये रख सकते हो कि भुगतान कितने का हुआ, 7.5, है ना, और इश्यू कितना किया, 7, तो डिफरेंस कितना रह गया, 3। तो उसके अनुसार आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपके मन में होगा कि गुरुजी इतना बड़ा प्रश्न बता रहे हैं, इतना बड़ा कोई एग्जाम में थोड़ी आता, नहीं आता। लेकिन इस एक क्वेश्चन में मैंने पहले भी बताया है कि एक क्वेश्चन में 3, 4, 5 क्वेश्चन है वो छुपे होते हैं, है ना। सिर्फ एक क्वेश्चन बताने उद्देश्य नहीं होता कि भाई एक क्वेश्चन करवाया वो तो फटाफट आंसर हो जाएगा कि भाई जो भी इसका आंसर होगा मैंने बता दिया, लेकिन आपके क्या समझ में आया ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हर पॉइंट को क्लियर करते चल रहे कि अगर आपसे सीधा इतना ही पूछ ले कि भाई शेयर फॉरफिटेड में राशि कितनी होगी, तो आपकी कितनी आ जाएगी, 7,500, है ना। वो कहते हैं रीइश्यू पर शेयर फॉरफिटेड में कितनी होगी, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, और कैपिटल रिजर्व में कितनी ट्रांसफर होगी वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो अब आपकी होगी रीइश्यू की प्रविष्टि। तो रीइश्यू कर रहा है तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट यार शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, ठीक है। कितने पूरे अंश, 700 अंश निर्गमित किए, है ना।
तो 700 अंशों को 7 से, तो 7 7 49, 700 अंशों को कितने से 10 से, तो 7000, और 700 अंशों को 3 रुपए, क्योंकि 10 रुपए वाला है 7 रुपए प्राप्त हुए, तो 2100, है ना। ये आ गई शेयर फॉरफिटेड की राशि। और अब आ जाएगी आपकी कैपिटल रिजर्व की राशि, है ना। तो कैपिटल रिजर्व में कितनी राशि ट्रांसफर करेंगे। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट किया है कितने से 75 से, डेबिट किया आपने कितने से 2100 से, तो 75 में से 2100 घटा देते हैं और आंसर आ जाता है आपका 5400। लेकिन ये गलत है ना। और 5400 पर आप क्या कर देते हो, टिक कर देते हो, लेकिन ये गलत है। अब देखो आपने हरण कितने किया था, 1000 का। जब जितने अंशों को हरण करते हैं और उतने अंशों का पुनर्निर्गमन करते थे, तो आपका ये तरीका ठीक है कि भाई 7500 में से 2100 घटा दिए और आपका आंसर है 5400 आ गया। लेकिन देखो जितने अंश आपने जब्त किए हैं वो सारे अंश आपने रीइश्यू नहीं किए। कितने अंश रीइश्यू किए, 700 अंश ही रीइश्यू किए गए। तो अब आपको निकालना पड़ेगा कि भाई 7500 रुपए तो वो कितने पे है, कितने पे है, 1000 पे है, तो 700 पे कितने होंगे, है ना। इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। तो 750 को 7 से गुणा करोगे तो आपके कितने आएंगे, 750 को 7 से गुणा करोगे तो 5250, कितने आएंगे 5250। अब 5250 में से 2100 घटा दो तो आपकी राशि क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। कितनी राशि, कितनी आ जाएगी, 5250 में से 2100 घटा दो तो ये आ जाएगी आपकी 3150। कितनी आएगी, 3150, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3150 है वो सही आंसर होगा। क्या होगा, 3150 है वो सही आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा 3150। अब मैं ये सारी चीज क्यों बता रहा हूं कि इसमें आपको 3 चीज पता चल गई, 1 2 और 3। अब ये परीक्षा की ये गारंटी थोड़ी है कि इनमें से आपसे कौन सी चीज पूछे। मैं कैपिटल रिजर्व बता रहा हूँ, पूछ रही है, इसलिए मैं हर चीज जोड़ के बता रहा हूँ कि भाई आपको प्रविष्टियों के माध्यम से भी समझना पड़े। क्योंकि कई क्वेश्चन मान लो बड़े क्वेश्चन है या प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, कम से कम 5-7 क्वेश्चन है वो आने की संभावना है। तो उनको अगर अपन गलत कर देंगे और उसमें अगर थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे मान लो नॉर्मली एक क्वेश्चन को अपन 1 मिनट में पूरा करते हैं और उसको अगर अपन ने 2 या 3 मिनट 4 मिनट में भी पूरा कर दिया तो अपने लिए फायदा ही है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जो अपने को आ रहे हैं उसमें तो समय बच रहा है। तो ये चीज अपने को जानना जरूरी होता है। बाकी आप करना चाहो तो सीधा भी कर सकते हो कि भाई जब्त राशि कितनी थी, 7.5, है ना। उसमें आपको घाटा कितना हो गया, पुनर्निगम पर हानि कितनी हुई, पुनर्निगम 10 रुपए वाला 7 में है तो इसमें से घटा दो, हानि कितनी है 3 रुपए, तो बच गए कितने 4.5, 4.5 को गुणा कर दो 7 से तो 3150 आ जाएगा। लेकिन ये तो सीधा ट्रिक है, ये सीधी ट्रिक तो कब काम में आएगी, जब आपको सारी चीज कंप्लीट आती है। अब ये चीज अगर आपको आती है तो ये ट्रिक आपकी बेस्ट है। कौन सी, ये ट्रिक, है ना, कि भाई आपने पुनर्निगमन कितने जब्त राशि कितनी थी, कितना किया 7.5 रुपए का आपने जब्त किया है। पुनर्निगमन पर हानि कितनी होगी, 10 वाला 7 में दे रहे तो 3 रुपए की हानि होगी, 4.5 है, इसको गुणा कर दो 700 से तो आपका 3150 आ जाएगा। लेकिन ये कब आएगा, जब आपको कंप्लीट चीज आती है। ठीक है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ देखिए इसका आंसर कि ऐसी प्रविष्टि जिसमें 2 या 2 से अधिक लेन देन एक साथ दर्ज होते हैं उस प्रविष्टि को क्या कहा जाता है। साधारण प्रविष्टि, संयुक्त प्रविष्टि या मिश्रित प्रविष्टि, उभय पक्ष प्रविष्टि या उपयुक्त सभी। देखो साधारण प्रविष्टि कौन सी होती है ना, वह प्रविष्टि जिसमें 2 खातों के प्रभाव पड़ता है वो साधारण प्रविष्टि है ना। 2 खातों का प्रभाव पड़ता है वो आपकी कौन सी होगी, साधारण प्रविष्टि। इसमें
2 या 2 से अधिक, या दो से अधिक ही मान ले, है ना, 2 से अधिक, 2 लिख रहे यहां से तो नहीं, 2 से अधिक, 2 से अधिक खातों का प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? संयुक्त और मिश्रित प्रविष्टि में क्या होता है? 2 से अधिक खातों का प्रभाव पड़ता है ना। और उभय, जिसको अपन क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री, इसमें क्या होता है कि दोनों पक्षों में एक ही बही में, यानी एक ही बही के दोनों पक्षों में जो प्रविष्टि की जाती है, उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। जैसे कैश अकाउंट DR टू बैंक, है ना। अब ये एंट्री कौन सी होगी? जो आपकी त्रिस्तंभीय जो रोकड़ बही होगी, उसमें इसकी प्रविष्टि की जाएगी। कैश साइड में लिखेंगे टू बैंक और बैंक वाले में लिखेंगे बाई कैश, है ना। तो ये होगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि ऐसी प्रविष्टि जिसमें 2 या 2 से अधिक लेन देनों का एक साथ एंट्री की जाती है, वो आपकी कौन सी होगी? संयुक्त प्रविष्टि, है ना, या मिश्रित प्रविष्टि। जैसे मान लो आपने बट्टा दिया किसी को, है ना, तो पैसे प्राप्त हुए कैश अकाउंट DR, है ना, फिर आपने लिखा डिस्काउंट अकाउंट DR और 2 सेल्स, है ना। तो इसमें 3 खाते प्रभावित हो गए ना। ये हो गया आपका कैश, आपका वस्तुगत खाता हो गया, डिस्काउंट है वो आपका नाममात्र खाता हो गया, और ये भी आपका नाममात्र खाता हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों प्रविष्टियां वो अपने को ध्यान में रखनी। तीनों प्रविष्टियां हैं, साधारण प्रविष्टि कौन सी होती है, संयुक्त या मिश्रित प्रविष्टि कौन सी होती है, और कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बढ़े आगे, बताओ। देखिए इसका आंसर आपको देना है फटाफट। कि स्थायी संपत्तियों का क्रय व्यवसाय में दीर्घकालीन उपयोग हेतु किया जाता है, न कि उन्हें बेचने के उद्देश्य से। यह कथन किस अवधारणा पर आधारित है? आगम की अवधारणा, मिलान की अवधारणा, लागत की अवधारणा, सारता की अवधारणा। आगम की अवधारणा क्या कहती है कि जब तक कोई वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो जाती तब तक उन्हें अपने को क्या करना चाहिए? खातों में दर्ज करना चाहिए, यानी जिनकी संभावना है उनको दर्ज करना चाहिए। मिलान की अवधारणा क्या करती है कि हमें प्रत्येक प्रविष्टियों की मिलान करनी चाहिए, है ना। लागत की अवधारणा क्या है? इसको अपन क्या कहते हैं? ऐतिहासिक लागत अवधारणा। यह सारता की अवधारणा जो क्या कहती है कि सारपूर्ण बात होती है उनको अपने को लिखना चाहिए, यानी संक्षिप्त में वस्तुनिष्ठ तरीके से लिखना चाहिए, और जो नरेश से लिखा जाता है वो इसी के कारण है वो लिखा जाता है ना। तो आपकी इसमें स्थायी संपत्तियों से रिलेटेड अगर कोई अवधारणा होती है तो वो होती है आपकी लागत की अवधारणा, क्योंकि कॉस्ट से रिलेटेड है ना। तो इसलिए इसमें क्या होता है? लागत अवधारणा के अनुसार स्थायी संपत्तियों, है ना, उनका लेखा पुस्तकों में लागत मूल्य पर दिखाया जाता है, और लागत मूल्य पर ही क्या होती है? ह्रास की गणना होती है। ह्रास की गणना है वो भी किस पे होती है? लागत मूल्य पर ही होती है। तो ऐतिहासिक लागत अवधारणा है वो ह्रास के कारण ही डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। और किसी भी व्यापार में अपन कोई भी संपत्ति खरीदते हैं, है ना, तो उनके लिए 2 होते हैं। एक तो होता है पुनः विक्रय के उद्देश्य से, और एक होता है व्यापार में काम में लेने के लिए। तो लागत की अवधारणा में उसको व्यापार में काम में लेने के लिए होता है, न कि बेचने के उद्देश्य से। ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़े आगे।
बताओ देखिए इसका आंसर क्या है कि पूंजी संचय, जिसको अपन क्या कहते हैं, कैपिटल रिजर्व। पूंजी संचय में नगद प्राप्तियों को शामिल किया जाता है, यह कथन है सत्य, असत्य, आंशिक सत्य या इनमें से कोई नहीं। बताओ देखिए पूंजी संचय में, बताओ पूंजी संचय में नगद प्राप्तियों को शामिल किया जाता है, क्या ये सही है? बताओ देखिए। तो पूंजीगत संचय में केवल पूंजीगत लाभों को शामिल किया जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा कि पूंजी संचय में जो पूंजीगत आपकी क्या होती है, पूंजीगत लाभ होते हैं ना, पूंजी संचय में केवल पूंजीगत लाभों को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये असत्य हो जाएगा बी, नगद प्राप्तियों को शामिल किया जाता है, नहीं किया जाता। पूंजीगत संचय में केवल पूंजीगत जो लाभ होते हैं ना, उन्हीं को शामिल किया जाता, प्राप्तियों को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ देखिए इसका आंसर। इसका आंसर फटाफट बताओ देखें कि यदि लघु कार्य को अपलिखित करने की अवधि समाप्त हो गई हो तो वो लघु कार्य को पट्टेदार द्वारा किस खाते में स्थानांतरित किया जाता है, लाभ हानि खाते में, भूस्वामी खाते में, अधिकार शुल्क में या न्यूनतम किराया खाते में, है ना। तो यदि लघु कार्य राशि की अपलिखित करने की अवधि है वो समाप्त हो जाती है तो लघु कार्य को पट्टेदार द्वारा लाभ हानि खाते में, है ना, तो एंट्री होती है P&L अकाउंट DR टू शॉर्ट वर्क अकाउंट, है ना। तो इसलिए किस खाते में स्थानांतरित किया जाएगा, लाभ हानि खाते में, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ देखिए इसका आंसर। इसका आंसर तो बता दोगे आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बताओ देखिए। खाता बही से लिए गए सभी खातों के शेष के विवरण को कहते हैं तलपट, चिट्ठा, लाभ हानि खाता, इनमें से कोई नहीं। बताओ देखिए खाता बही से, है ना, आपको पता है पहले आपकी होती है जर्नल, क्या होती है पहले, पहले क्या होती है आपकी जर्नल, उसके बाद होती है आपकी खाता बही यानी खतौनी, है ना, उसके बाद होती है आपकी ट्रायल बैलेंस, उसके बाद होती है आपकी फाइनल अकाउंट, है ना। तो पोस्टिंग के बाद यानी खाता बही खतौनी के बाद जो आपके विवरण है वो किस में जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। तो तलपट, चिट्ठा, लाभ हानि खाता इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तलपट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि तलपट खाता बही के सभी खातों की क्या है, एक सूची है, इसलिए क्या कहा जाता है, तलपट एक सूची है ना। इसके दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट, है ना, और दूसरा क्रेडिट। तलपट में 5 कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होते हैं, सीरियल नंबर, नेम ऑफ लेजर, नोट, डेबिट और क्रेडिट, है ना, ठीक है। तलपट एक सूची के रूप में काम करता है। इसकी 3 विधियां, तलपट की 3 विधियां, एक आपकी योग विधि, दूसरी शेष विधि
तीसरी योग एवं शेष विधि, है ना। तो ये इसकी विधियां है, ठीक है। तो यहां पर खाता बही के लिए जो शेष है वो ट्रायल बैलेंस में जाता है। ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, अब इसका आंसर कौन देगा? फटाफट हाथ ऊपर ऊपर खड़ा करो, देखिए जल्दी, है ना। इम्प्रेस्ड प्रणाली का प्रयोग किस बही में किया जाता है? खुदरा रोकड़ बही में, सामान्य रोकड़ बही में, क्रय बही में, या त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में? इम्प्रेस्ड, इसको आपको बताना है ना। इम्प्रेस्ड प्रणाली, इसको अपन क्या कहते हैं? दूसरा नाम खुदरा रोकड़ बही, पेटी कैश बुक। इसका नाम क्या है? पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक, है ना। इसका नाम क्या है? अग्रदाय पद्धति, अग्रदाय पद्धति, ठीक है। तो मुख्य रोकड़िया अवधि के प्रारंभ में ही जो लघु रोकड़िया होता है उसको एक निश्चित राशि दे देता है ना, जिससे वह अपने छोटे छोटे जो भी खर्चे हैं, चाय पानी नाश्ते का, पेन का, है ना, कोई शॉर्पनर है, कोई छोटा मोटा किराया है, उन सब की पूर्ति वहां से करता है। इस प्रकार अग्रिम राशि देने की जो प्रणाली है उसको इम्प्रेस्ड प्रणाली, पेटी कैश बुक या अग्रदाय पद्धति कहते हैं। जो फुटकर रोकड़ बही का शेष हमेशा एक संपत्ति के रूप में, संपत्ति के रूप में शेष होता है, शेष है वो संपत्ति के रूप में दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, तो ये था आज का एक और छोटा सा शानदार सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा खास और इन्फॉर्मेटिव रहा है। अगर ऐसा आपको लगता है जरूर आज के सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आज के सेशन को शेयर करें, साथियों को शेयर करते रहें, ताकि और भी अपने साथी हैं जो कॉमर्स रिलेटेड है, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की अपडेट चाहते हैं, उनके लिए सेशन है वो फायदेमंद रहे और इन्फॉर्मेटिव सूचनाएं उनको प्राप्त होती रहे। तो इसी विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।